आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामना। और जिस महान दार्शनिक चिंतक और अध्येता के नाम पर यह जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन की आज 137वीं जयंती है, जो कि 5 सितंबर 1888 को वो पैदा हुए थे। 137वीं जयंती है। हम उस पुण्य बौद्धिक को, या कह सकते हैं कुछ उस तेजस मस्तिष्क को आज हम पुलिया प्रसंग की ओर से नमन करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के नाम पर यह सब कुछ हुआ, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जब वह भारत के राष्ट्रपति बने 1962 में, तो उनकी इच्छा से उनकी जन्म तिथि को, जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और स्वयं को वह एक शिक्षक के रूप में याद करना चाहते थे। यानी संसार में जीवन के उपरांत तमाम लोग तमाम तरह के रूप में इच्छा रखते हैं कि हमें याद किया जाए, और वे चूँकि जीवन भर शिक्षक रहे, इस कारण से वे शिक्षक के रूप में याद किए जाने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए भी एक शिक्षक के दायित्व को लेकर के, उसके कर्तव्य को लेकर के, और आप देखिए कि भारतीय औपनिषदिक और वैदिक परंपरा के भीतर वह एक तरह का तत्व चिंतन के दायरे में शिक्षक की भूमिका को रेखांकित करते रहे, और उसके भीतर से उस शिक्षक का निर्वाह करते रहे। और हम लोग के लिए एक गौरव का विषय है कि जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुक्ता काशी मंच पुलिया प्रसंग पर आज बैठे हुए, वो यहाँ के वाइस कुलपति थे। 1939 से लेकर के 1948 तक यहीं के कुलपति थे, और उसी समय में, और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे पदों पर रहे, और वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे नेहरू जी को उपरांत, वो यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। तो न केवल अपने शिक्षक की वक्तृता में और रचनात्मकता में वह शिक्षक बने रहे, बल्कि जिन संस्थाओं से वे जुड़े, वहाँ भी शिक्षा के लिए एक लोकतांत्रिक स्पेस रचा। और इस कारण से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये कि शिक्षक का बुनियादी दायित्व लोकतांत्रिक स्पेस को रचना है। यह यानी क्रिएटिंग द डेमोक्रेटिक स्पेस। आप, और इसके लिए न केवल अपने छात्रों के भीतर उस लोकतांत्रिक जनतांत्रिक स्पेस को रचते हैं, बल्कि छात्र और शिक्षक जिस परिवेश और परिसर में रहते हैं, वहाँ भी एक लोकतांत्रिक स्पेस की आप अपेक्षा करते हैं या कोशिश करते हैं वो चीज़ें हो जाए। बहुत लिखा उन्होंने और बहुत पढ़ा, और ख़ास करके वैदिक, खासकर वो दार्शनिक थे, और इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन पर उनका बहुत ही काम रहा, और एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ जैसे उन्होंने किताबें लिखी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जैसी जो किताबें लिखी, इसको लेकर के डिबेट्स भी हुए, तमाम तरह के प्रश्न भी रहे उन्होंने। लेकिन वैदिक और औपनिषदिक दर्शन के साथ साथ चिंतन का उन्होंने बौद्ध दर्शन को ही खूब पढ़ा, बुद्ध पर उन्होंने किताबें लिखी। तो कहने का से है कि बोला, लिखा, सोचा, पढ़ा और संवाद किया। तो ये जो शिक्षक की जो संवाद धर्मिता होती है, शिक्षक को संवादी होना चाहिए और सहभागी होना चाहिए। न केवल संवाद धर्मिता से काम चल सकता है, और न ही केवल सहभागिता से काम चल सकता, दोनों। क्योंकि संवाद धर्मिता छात्र के सर्वोत्तम गुणों को बाहर ले आती है, और सहभागिता छात्र के भीतर एक लोकतांत्रिक स्पेस को रचते हुए उसे सामाजिक बनाती है। तो उसके भीतर की उसका भीतर का जो सामाजिक, जो अंतर्निहित सामाजिक है, उसको रेखांकित करने का दायित्व भी एक शिक्षक का है। इसी कारण से शिक्षक, आज के दिन में कहना चाहता हूँ, शिक्षक को केवल अवधारणा नहीं बोलनी चाहिए, अवधारणा पर बात नहीं चाहिए। शिक्षक के पास केवल अवधारणा नहीं, उसके पास अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। केवल अवधारणा से काम नहीं चलेगा, और जब यह उसकी चेतना रहेगी कि अवधारणा अपने छात्रों के बीच अपनी संवाद धर्मिता और सहभागिता के दायरे में
वो अवधारणा के साथ साथ उसके भीतर अपने छात्रों के भीतर एक अंतर्दृष्टि पैदा करेगा, तो वह जो छात्र होगा वह आने वाली पीढ़ी के बीच एक शिक्षा को लेकर के, समाज को लेकर के, संस्कृति को लेकर के एक अंतर्दृष्टि पैदा करेगा। और एक बार अगर छात्र के भीतर शिक्षक ने अंतर्दृष्टि को जागृत कर दिया तो फिर उसे रटने रटाने की जरूरत ही नहीं है। यानी अंतर्दृष्टि के दायरे में वो छात्र दौड़ना शुरू कर देगा और अपना स्पेस रचना शुरू कर देगा। इसी नाते हर शिक्षक के भीतर एक छात्र जीवित होता है और हर छात्र के भीतर एक शिक्षक सक्रिय रहता है। तो ये जो सबसे बड़ी बात होती है। और इसी नाते देखिए कि जो शिक्षक का जो बुनियादी पहचान होती है वो यह भी होती है कि जो असीम की जो अर्थवत्ता होती है, जो असीम की अर्थवत्ता होती है, उस असीम की अर्थवत्ता को ससीम मन से जोड़ते हुए उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव जागृत करता है। और जब हम असीम की अर्थवत्ता के प्रति शिक्षक के ससीम मन की कृतज्ञता की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक केवल अपने वर्तमान में सक्रिय नहीं रहता, उसके पास एक गहरा सांस्कृतिक बोध और परंपरा बोध होता है। और अगर शिक्षक वह असीम की अर्थवत्ता यानी जो हमारे पूर्वजों से मिला, जो हमारी परंपरा से मिला, अगर उसके प्रति वह जागरूक नहीं है, अगर उसको नई पीढ़ी को प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा है तो वो एक विफल शिक्षक है। क्योंकि उससे अपेक्षा की जाती है कि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में जो गतिशील मूल्य विद्यमान थे या विद्यमान हैं उनको आधुनिक मूल्यों के दायरे में प्रस्तुत करना और उसकी व्याख्या करना। और इसी नाते देखिए कि राधा कृष्ण का एक वाक्य है जो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शताब्दियों के जीवन से एक छोटा सा इतिहास निर्मित होता है और शताब्दियों के इतिहास से एक छोटी सी परंपरा निर्मित होती है। तो जो शताब्दियों का जीवन है उससे एक छोटा सा इतिहास निर्मित होता है और शताब्दियों के इतिहास से एक परंपरा निर्मित होती है। अर्थात शताब्दियों के जीवन से एक परंपरा निर्मित होती है। ये कहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इस परंपरा को, जिस वैश्विकता को, जिस मूल्य की बातें हम लोग कर रहे हैं, वो शताब्दियों के बौद्धिक संघर्ष और उपलब्धियों के दायरे में विकसित हुआ है। उसे एक दिन में आप अर्जित कर सकते हैं, न एक दिन में आप उसे खारिज कर सकते हैं। आपको तर्क के दायरे में, आधुनिकता के दायरे में और आपको समकालीनता के दायरे में उसे समझना होगा और उसको रेखांकित करना होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं और यही असल में जो शताब्दियों की जो संस्कृति होती है, शताब्दियों की जो के भीतर जो विकसित परंपरा होती है, वही असल में मूल्यबोध का निर्माण करती है और वही मनुष्यता का निर्माण करती है। इसमें मुझे एक घटना याद आ रही है। वह रूस में भारत के प्रतिनिधि थे, भारत के राजदूत थे। वहाँ गए और स्टालिन से मुलाकात। स्टालिन मिलने का समय नहीं दे रहा था, स्टालिन मिलने का बिल्कुल समय नहीं दे रहा था। तो किसी तरह से स्टालिन से समय मिला। तो इतने प्रखर बौद्धिक थे कि स्टालिन से पहली और आखिरी मुलाकात में उन्होंने कहा कि किस्सा आपको सुनाता हूँ, और कहा कि हमारे देश में एक राजा था जो बहुत संघर्ष करता था, बड़ा ऊटपटांग काम करता था, बड़ी लड़ाइयाँ करता था और अंत में बहुत ही उसका समापन बहुत ही कारुणिक हुआ और अंत में उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अंत में बहुत ही करुणा विगलित मन से मनुष्यता की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। मैंने अशोक का वो संदर्भ दे रहे थे। कहा कि ये जो आप कर रहे हैं स्टालिन की, जो आप दुनिया भर के दबाव बनाए रहे हैं, दुनिया भर के संघर्षों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। तो स्टालिन सुनते रहे क्योंकि बहुत ही सख्त शासक था स्टालिन। जब वो चले गए हो तो स्टालिन और इसको दिनकर ने एक संदर्भ में उद्धृत किया है। तो जब स्टालिन चले गए, मुलाकात ख़त्म हो गई, तो उसने कहा कि यह विचित्र आदमी है जो राजनीति कम समझता है, मनुष्यता को ज़्यादा समझता है। कहा कि मानवता का पुजारी है, मानवता को ज़्यादा समझता है और राजनीति कम समझता है। तो अटपटा लगा, लेकिन उसने सुन लिया। तो स्टालिन जैसा आदमी कम से कम इस बात को तो पहचान रहा था कि
मनुष्यता को यह आदमी ज़्यादा समझता है। इसी नाते देखिए कि वह जो है पूरी दुनिया को, पूरे संसार के दर्शन, जीवन, इतिहास को एक ऑर्गेनिक, एक आवयविक अन्वित में देखते हैं और कहते हैं कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और सबको इसीलिए कहते हैं एक आदर्शवादी धर्म की बात करते हैं। इसलिए उनके चिंतन को आदर्शात्मक यथार्थवादी दार्शनिक कहा गया है। एक आदर्श मूल्यबोध की परिकल्पना करते हैं और उस आदर्श मूल्यबोध की परिकल्पना करते हुए यह बात आज हमारी समझ में आती है कि ऐसा क्यों करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि शिक्षक का जो आज के दिन में ये भी कहना, शिक्षक का जो बुनियादी दायित्व है वह छात्र को एक औचित्य प्रदान करना। यानी आप छात्र हैं क्या? कक्षा में आप बैठे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर सुन रहे हैं, उनको छात्र सुन रहा है, तो उस छात्र को कैसे संस्कारित करेंगे, उसका बौद्धिक रूपांतरण कैसे करेंगे, उसका सांस्कृतिक परिमार्जन कैसे करेंगे। तो सांस्कृतिक परिमार्जन, बौद्धिक रूपांतरण के लिए ज़रूरी है कि उस छात्र को औचित्य प्रदान करना। यानी शिक्षा से जुड़ करके पढ़ कर करेगा क्या होना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो इसी नाते शिक्षक को अपने छात्र का की प्रतिभा का केवल रेखांकन ही नहीं करना चाहिए, उसकी गहरी आलोचना भी करनी चाहिए। गहरी आलोचना का मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी एक स्पेस देख रहे हैं, जहाँ भी कमजोरियाँ देख रहे हैं, उसको समझाइए, उसकी निर्मित से जोड़िए। क्योंकि शिक्षा का बुनियादी दायित्व चरित्र के निर्माण है, जिस पर आप सबने कहा। तो मैं अपने अनुभव से यह बात कह सकता हूँ कि जब आप क्लासरूम में संवाद करते हैं तो वह उसका औचित्य अलग होता है, लेकिन जब आप उसके बाहर संवाद करते हैं तो उसका औचित्य अलग होता है। आप क्लासरूम के भीतर एक ऐसा संवाद करते हैं जिससे ज़्यादातर आप पाठ्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, तो आप पाठ्यक्रम सिलेबस हुआ उसके, लेकिन असल तो मुद्दा तब शुरू होता है जब उस क्लासरूम के यानी परिसरीय व्यवस्था के बाहर उसको लेके निकलते हैं, जब उसे सतत रूप से आप जागरूक करते हैं और एक समग्र दुनिया के प्रति आप अभिमुख करते हैं। तो शिक्षक का यही दायित्व है कि अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को का अभिमुखीकरण करें। अभिमुखीकरण का करने का मतलब यह है कि संसार के प्रगतिशील जीवंत मूल्यों की तरफ उसको अभिमुख करें, उसे ओरिएंट करें। इसी नाते देखिए कि जब शिक्षण संस्थाओं में आजकल नई NEP के अंतर्गत ये बात हो रही है कि जब नए बच्चे आते हैं, नए छात्र आते हैं, तो हम लोग उनके अभिमुखीकरण का प्रोग्राम करते हैं, दीक्षारंभ जिसको आप कहते हैं। तो दीक्षारंभ का मतलब है कि पहले दिन उसे बता दीजिए कि जिस संस्था में तुम आए हो, जहाँ ये केवल क्लासरूम टीचिंग तक संबंधित नहीं है, क्लासरूम टीचिंग से बाहर उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके व्यक्तित्व को लेकर के, उसके संस्कार को लेकर, उसके भविष्य को लेकर के, यानी शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध एक बहुलतावादी संबंध होता है। और बहुलतावादी संबंध में छात्र के समग्र निर्मित की चेतना होती है। तो ये जो छात्र की जब समग्र निर्मित की बात करते हैं, तब आप केवल छात्र को ही नहीं बनाते, उस छात्रों के माध्यम से अपने शिक्षक को भी समृद्ध करते हैं। तो जो उत्तम शिक्षक होता है, जो अच्छा शिक्षक होता है या शिक्षक जैसा होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि वह अपने ज्ञान के माध्यम से अपने छात्रों में जीवित रहता है, लेकिन अपने छात्रों के ज्ञान के माध्यम से, उनकी बौद्धिक उपस्थिति के माध्यम से सदियों तक जिंदा रहता है। क्योंकि वही विस्तार करते हैं। संसार के जितने भी शिक्षकों के प्रति हम लोग सम्मान व्यक्त करते हैं, वो उसमें बहुलांश अपने छात्रों की चेतना के माध्यम से विकसित हुए। आज राधा कृष्ण जी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो उनके योग्य शिष्यों ने उनके कर्म को आगे बढ़ाया। अगर मान लीजिए सारे शिष्य अयोग्य ही हो जाएंगे, तो फिर आप जो कहना चाहते, जैसे मैं या एक शिक्षक रूप में मैं जो कह रहा हूँ, तो मैं ये तो चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो आज ही तक सीमित न रहे, वह कल भी जिंदा रहे।
तो कल की जिंदा के लिए यानी जो शिक्षक का दायित्व है वह आज के ज्ञान और संवाद से ही न हो करके भविष्य में अपने ज्ञान और संवाद के माध्यम से जिंदा रहे। और जिंदा का मतलब उसकी अमरता से नहीं है, उसकी अमरता के तो और सारे सरोकार हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह जो मूल्यबोध उसने निर्मित किया, जो दिया है, वह न जाने कितने छात्रों के मूल्यबोध का निर्माता बने। तो शिक्षक को अपने छात्रों के चरित्र और मूल्यबोध का निर्माता भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब मिल करके एक समग्र शिक्षक और छात्र के संबंधों को बनाते हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन पुलिया प्रसंग के इस संवादी जैसे पुलिया प्रसंग जैसे मान लीजिए ये ऐसे आयोजन है जिसे हम लोग मुक्ताकाशी मंच कहते हैं, जिसे ओपन एयर डिबेट कहते हैं। यह ओपन एयर डिबेट इस प्रक्रिया में उठा हुआ बस छोटा सा एक प्रयास किया गया प्रयास है, उठा हुआ पाँव है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना हो पाएगा, आप सब छात्रों या जो इसके माध्यम से जुड़े हुए हमारे अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन कोशिश तो करें। इसलिए क्योंकि जिस भी हम निर्माण की बातें कर रहे हैं, जिस भी हम चारित्रिक निर्मिति और एक जनतांत्रिक और एक बृहत्तर और सांस्कृतिक स्पेस रचने की बातें कर रहे हैं, तो इसी के माध्यम से निर्मित होगा, जहाँ पर कि आप जो है न केवल मतलब ये कि कह सकते हैं कि बौद्धिक विमर्श करेंगे, बल्कि आत्मीय संवाद भी करेंगे। तो शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है केवल बौद्धिक विमर्श का ही नहीं है, वो आत्मीय संवाद का माध्यम है। तो ये जो आत्मीय संवाद है, जहाँ पे छात्र अपने सर्वोत्तम स्वरूप में हमारे सम्मुख प्रकट हो, अपनी कमजोरियों के साथ और अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी दृष्टि के साथ। तो दृष्टिबोध का निर्माण, अंतर्दृष्टि का निर्माण करते हुए उसके समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना शिक्षक का बुनियादी दायित्व है। यही हमारे तपस्वी बौद्धिक रचनाकार दार्शनिक चिंतक राधा कृष्ण जी चाहते थे, यही बतौर शिक्षक हम सब चाहते हैं। और यही उम्मीद है कि कुछ इसी दिशा में आपके भीतर का जो शिक्षक है, सब आपके भीतर शिक्षक बैठा हुआ है, बस जगह पाते ही बोलना शुरू कर देगा, तो जगह मिलनी है, बैठा सब बैठा है। तो उम्मीद यह है कि हमारे छात्र हैं वह सब प्राप्त करें शिक्षा जगत में जो उनका अभिष्ट है, जिसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक सम्मानजनक उनकी समाज में एक स्थिति बने, क्योंकि चाहे जो भी कर लें, ठीक है, मैं शिक्षक और बाज़ार और शिक्षा और पूंजी के बीच कोई तुलना नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो सही है कि जब तक एक शिक्षक के भीतर का ज्ञान पिपासु छात्र जीवित है, तब तक यह संस्कृति जीवित रहेगी, यह सभ्यता जीवित रहेगी और यह बृहत्तर सांस्कृतिक मूल्य जीवित रहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी परंपरा के जड़ मूल्यों की आलोचना करेंगे और उनके गतिशील और प्रगतिशील मूल्यों की पहचान करते हुए भविष्य के लिए आप प्रस्तुत करेंगे। तो मुझे लगता है आज के दिन इतनी ही बातें मुझे कहनी हैं। आज शिक्षक दिवस पर ये जो हमारे यहाँ पर छात्र यहाँ बैठे हुए जो हमें सुन रहे हैं, उनके साथ जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ज्ञान अमृत से हम लोग बहुत ही आज के साथ जो है बहुत सी हम लोग के अंदर जो भावनाएँ थे, बहुत जो नमस्ते। उसका निवारण है तो बहुत ही